अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर हमने केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस करना है कि एक एटम बॉन्ड्स क्यों बनाता है या किस तरह के बॉन्ड्स बनाता है। ये फर्दर हमने इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से, जिसमें है कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि एटम्स बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं। ये एक कुदरती अमल है कि दुनिया में हर चीज़ खुद को स्टेबल रखना चाहती है। मतलब हर इंसान हो या कोई चीज़ हो, उसकी यही कोशिश है कि वो खुद को स्टेबल रखे। तो एटम की भी यही खासियत है कि वो खुद को स्टेबल रखना चाहता है। तो उस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, बॉन्ड्स बनाता है। उसका एक उनकी जो एक ऐसे समझे कि रूल है उनका कि या तो उनके वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल का होता है बाहर वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। उसके अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब वो स्टेबल है। और इसी को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, बॉन्ड्स बनाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम का एक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला शेल जो होता है ना, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और ये जो है बाकी उसका एटम का क्या रूल है कि या तो उसका जो एक शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर फर्दर जो दूसरे शेल हैं उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर एटम के पास सिर्फ एक शेल है तो उसकी यही कोशिश होती है कि उसके एक ही शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, या फिर उससे ज़्यादा शेल हैं, एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 या जितने भी हैं, तो उसकी कोशिश क्या होती है कि उसका जो बाहर वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स लाजमी हों ताकि वो स्टेबल हो सके। जब एटम के बाहर वाले शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो एक आज़ादाना घूम सकता है। तो केमिकल बॉन्डिंग्स की वजह यही होती है कि स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो बॉन्ड्स बनाता है। चलिए देखते हैं बुक में क्या कहा है उसने। एटम्स हैव टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। एटम की खासियत है कि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब किस तरह से कम कर सकते हैं, बॉन्ड्स जब बनाते हैं तो वो उनकी एनर्जी भी कम हो जाती है। दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। वो ऐसा कब करते हैं, जब दूसरे एटम के साथ मिलते हैं या फिर रिएक्शन करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। It is a natural phenomena because it increases the stability of atoms. ये एक नेचुरल फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि ये जो एटम की स्टेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। हाउ डू एटम सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। वो कह रहा है कि किस तरह से जो अपनी एनर्जी होती है उसको लो करते हैं, कम करते हैं। अब इसमें एक और बात भी पता चल रही है कि जब एटम अपनी एनर्जी को लो कर देते हैं तो वो एक स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं। तो जब वो एनर्जी लो करते हैं, असल में वो केमिकल बॉन्ड्स की तरफ मूव ऑन करते हैं और उससे उनकी बॉन्डिंग बनती है, एनर्जी लो हो जाती है। क्योंकि ये एक फितरी अमल है ना कि जब भी आप अगर अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल में भी देखो, अगर आपके पेरेंट्स कहें कि आपने फलां के साथ दोस्ती करनी ही करनी है तो क्या करना पड़ेगा। अगर बात माननी है तो क्या है, जब आपकी दोस्ती की जो बॉन्डिंग है उसके अंदर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे वो चाहे आपको थोड़ा बहुत उसके साथ चलना पड़ता है। तो क्या कर रहे हो आप, अपनी जो ख्वाहिशात है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हो या उसको देखकर थोड़ा सा खुद को कंप्रोमाइज़ में ले आते हो कि अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर कर लूँगा, या फिर जो कुछ भी होता है। तो एटम्स का भी यही है कि जब वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो अपनी एनर्जी को, अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं। द अर्ली केमिस्ट्स हैड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस अ लॉन्ग टाइम एगो। अब ये लोअरिंग एनर्जी वाला जो फिनोमिना है, वो कह रहा है कि जो अर्ली साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्स थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचा था
दे फाइनली सक्सीडेड, वो हतमी तौर पर इस पर में कामयाब हुए, टू गेट एन आंसर ओनली व्हेन द नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वर डिस्कवर्ड। उनको ये आइडिया तब सही से मिला था जब हीलियम, नियॉन और ये क्या है, नोबल गैसेस है ना, जब ये डिस्कवर हुई थी तब उनको पता चला था कि कैसे एनर्जी लोअर करते हैं। हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। हीलियम के पास बाहर वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाइल अदर नोबल गैसेस, जो बाकी की नोबल गैसेस हैं, हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात क्लियर हो रही है कि ये इनका रिएक्शन ना करने की क्या वजह है? नोबल गैसेस दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करती। उनके रिएक्शन ना करने की वजह यही है कि ये क्या है, स्टेबल हैं। इनका जो 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन वाली जो फिलॉसफी या फिर जो भी कहो आप इसको, ये क्या है, कंप्लीट है, ये उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, स्टेबल हैं। We also know about these gases that neither their atoms combine with themselves, ना ही वो खुद के साथ कंबाइन होते हैं, nor with other atoms, ना ही किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं, बल्कि आज़ादाना घूमते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल हैं। The probable reason for this lack of reactivity was their stability. अब इनकी रिएक्टिविटी में जो कमी है कि ये रिएक्शन नहीं करते, ये किस वजह से है, इसकी रीज़न क्या है कि ये क्या है, स्टेबल हैं। It was suggested that these gases were stable. ये बताया गया था कि ये गैसें क्या हैं, स्टेबल हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द रेस्ट ऑफ द गैसेस। वही बात कर रहा है कि हीलियम के पास चूँकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से क्या है, स्टेबल है। दिस गिव राइज टू द प्रिंसिपल, इसने क्या किया, एक प्रिंसिपल दिया, दैट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम विच हैव ओनली फर्स्ट शेल। अब हाइड्रोजन और हीलियम के पास सिर्फ एक शेल होता है, वही उनका आखिरी और पहला, आउटर मोस्ट भी वही होता है और पहला भी वही होता है, तो उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का होना और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल मीन स्टेबिलिटी। या फिर दूसरे जो एटम्स हैं उनके बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन का होना क्या है, ये स्टेबिलिटी को जाहिर करता है। एंड हिंस रिएक्टिविटी, अनरिएक्टिविटी एज वेल, और इसी वजह से जब वो इस रूल को फॉलो कर लेते हैं, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ये क्या है, अनरिएक्टिव हो जाते हैं, रिएक्शन नहीं करते। दिस प्रिंसिपल वॉज नेम्ड एज डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। इस प्रिंसिपल को डुप्लेट या फिर ऑक्टेट रूल का नाम दिया गया था। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का होना आउटर मोस्ट शेल में, और ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन का होना आउटर मोस्ट शेल के अंदर। Discovery of the duplet or octet rule was followed by another similar suggestion. एक और suggestion भी दी गई थी इस बारे में, that the atoms form bonds, के atoms क्या होते हैं, bonds बनाते हैं, because they would like to lower their energy by completing their duplet or octet rule। किस वजह से बॉन्ड बनाते हैं, अपनी एनर्जी को लोअर करते हैं, और किस वजह से लोअर करते हैं, ताकि वो अपना डुप्लेट या फिर ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर सकें। अब इस बात को अगर आप लॉजिकली समझो तो इसका मतलब ये होगा कि एटम के पास जब उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा होता, डुप्लेट या फिर ऑक्टेट रूल, तो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी को लोअर करते हैं, कहते हैं बाबा थोड़ा सा संभलो, दूसरे एटम से हेल्प लेते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भेजते हैं, इस तरह से देते या फिर लेते हैं और अपना जो डुप्लेट या फिर ऑक्टेट रूल है उसको कंप्लीट करते हैं। अब देखो, अगर वो ये ना करें तो उनको कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और वो स्टेबल भी नहीं होंगे। जब उनको ये करना पड़ता है, वो इस रूल को फॉलो करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, तो अपनी एनर्जी जो है उसको कम करना पड़ता है। अगर इंसान की अपनी बात करे तो उसको अगर कोई चीज़ लेनी है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई घर लेना है, तो अपनी ख्वाहिशात को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कम करना पड़ता है। अपनी जो ये विशेज़ होती हैं उनको थोड़ा सा
लोअर करना पड़ता है, मतलब अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा कम करना पड़ता है। जब रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा फॉलो करता है तो तब जाके वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जो है ना कदम बढ़ाता है। मतलब इस बात को अगर आप डेली लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करोगे तो आपके लिए याद रखना कदरे आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर सोडियम एटम, अब वो मिसाल दे रहा है कि सोडियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, उसके पहले शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे ना। जो उसका अगला शेल होगा उसके अंदर 8 आ सकते हैं, पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, कितने हो गए 10 हो गए। और उससे जो तीसरा शेल होगा उसके अंदर कितना 1 इलेक्ट्रॉन आएगा बस। अब देखते हैं इसने क्या करना है। इट इज़ ईजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज इटसेल्फ। अब बात ज़रा इसको समझो गौर से कि जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो तीसरा शेल तो गायब, उसके बाद जो आउटर मोस्ट शेल बचा वो कौन सा बचा, दूसरा। और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट ना। अब वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। एंड स्टेबलाइज इटसेल्फ टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन व्हाइल कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट रूल। अब उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना कदरे आसान है ना 7 लेने की निस्बत। वो कहता है कि 7 कहाँ से इकट्ठे करूँ, इसी से झंझट से निकलने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर लेता है। अब वो उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। सोडियम एटम देयरफॉर एडॉप्ट्स द एनर्जेटिकली ईजियर पाथ। अब वो क्या करता है, आसान रास्ता चुनता है। एंड लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है बॉन्ड बनाने के लिए। In the same way, it is energetically favorable for hydrogen atom to lose 1 electron to become proton. इसी तरीके से जो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज भी कर देता है कभी कभी, और कभी वो गेन भी कर लेता है। जब वो लूज करता है तो उसके पास ऑलरेडी है ही 1 इलेक्ट्रॉन। जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बाकी उसके पास तो न्यूट्रॉन और पहले के पास तो न्यूट्रॉन भी नहीं होता ना, सिर्फ प्रोटॉन बच गया। तो इसी वजह से जो हाइड्रोजन का ये आयन होता है एनाइन, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास कि ये गेन करे 1 इलेक्ट्रॉन को टू बिकम हाइड्राइड आयन, एक हाइड्राइड आयन बनाने के लिए। ये भी क्या है, उसकी स्टेबल फॉर्म है कि जब वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन तो उसके पास कोई शेल रहता ही नहीं है, और जब वो गेन कर लेता है तो ऑलरेडी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। अब जब दूसरा भी आ जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहर वाले शेल के अंदर, और उसका डुप्लेट रूल जो है वो फॉलो हो जाता है और वो एक स्टेबल एटम बन जाता है। इन द लेटर केस इट बिकम्स, दूसरा जो इसकी बात कर रहा है हाइड्राइड वाले केस के अंदर, इट कंप्लीट्स इट्स डुप्लेट, ये अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्या है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है वो उसको क्या कहते हैं, जो ग्रुप 1 है उसको अल्कली और जो ग्रुप 2 है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब एलिमेंट्स की कुछ अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह से है, ग्रुप के जो ग्रुप है उसी के मुताबिक उनका इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब क्या है इस बात का कि अल्कली जो ग्रुप है ये इसका ग्रुप नंबर क्या है, 1 है। तो इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनका दूसरा ग्रुप है और इनके बाहर वाले शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शेल हो, इनकी शेल्स की तादाद फिर नीचे बढ़ती चली जाती है। तो इनकी क्या कोशिश होती है कि ये अपना ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करें। तो क्या करेंगे, आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको कहते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक पॉजिटिव एटम बना दें। अब ये बात सोचने की है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। तो ये इसके अंदर सिंपल सी लॉजिक है कि जब एलिमेंट जो होता है उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये जो बैलेंस है ये खराब हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। अब जब प्रोटॉन ज़्यादा हुए, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव, तो इसी वजह से इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों अपने जो बाहर वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेंगे, लूज कर देंगे। और जो उससे नीचे वाला जो शेल बचेगा उनके अंदर तो ऑलरेडी वो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
तो उनका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल बन जाएगा। विच विल फॉर्म बॉन्ड्स विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो हैं ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स बनाती हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं, जिनको एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 1 2 3 इस तरह से, वो क्या है, इसकी पीरियोडिक टेबल की राइट साइड में है। जब हम फर्दर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो तब मैं आपको मज़ीद समझाऊंगी कि किस तरह से होते हैं। असल में इनकी यही वजह होती है कि इनके जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। अब इन्होंने 8 मुकम्मल करने हैं ना, तो ये क्या करते हैं, 3 या 2 अपने हिसाब के मुताबिक जितने इनको चाहिए होते हैं 8 बनाने के लिए, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इन्हीं की वजह से इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, लाइक ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, जैसा कि ऑक्सीजन और फिर क्लोरीन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, 2 को गेन करने की एबिलिटी रखता है ताकि इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो। और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, तो ये भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है। तो इससे क्या होगा, इनका भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। ये फिर जब इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, तो इनकी जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो इससे ये दोनों की स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी और इनके आपस में बॉन्डिंग भी हो जाती है। ऑल्दो इन बिगनिंग, शुरुआत में क्या होगा, ऑक्टेट रूल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। अगर शुरू में तो ऑक्टेट रूल ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया केमिकल बॉन्ड की नेचर को समझने में। येट फर्दर इन्वेस्टिगेशन फाउंड इट टू बी लेस इम्पोर्टेंट, लेकिन बाद में पता चला कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी केमिस्ट्री है। पहले कुछ बताते रहते एंड पे आके कहते हैं भाई साहब ये तो गलत हो गया था। तो मज़ीद हम केमिकल बॉन्ड के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, ये बेसिक समझाने में बहुत टाइम लग गया। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।